मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा कि कहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, और कहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, कहाँ पर जनरल पास्ट कंटिन्यूस है, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है। प्रेजेंट का भी पूछ सकता हूँ कोई, तो चलिए अब करते हैं। वे मुझे पढ़ा रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे मुझे पढ़ा रहे थे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, दे हैड बीन टीचिंग मी या दे वर टीचिंग मी। ऑप्शन ए दे हैड बीन टीचिंग मी, ऑप्शन बी दे वर टीचिंग मी। ऑप्शन ए दे हैड बीन टीचिंग मी, ऑप्शन बी दे वर टीचिंग मी। वे मुझे पढ़ा रहे थे, सिंपल सा सेंटेंस, वे मुझे पढ़ा रहे थे। ऑप्शन ए दे हैड बीन टीचिंग मी, ऑप्शन बी दे वर टीचिंग मी। क्या करना चाहेंगे आप? बताइए। वे मुझे पढ़ा रहे थे, दे हैड बीन टीचिंग मी आप लोगों ने पिक किया है ए। ठीक है, सावन जी, रीजन योर सेल्फ वाई यू हैव पिक्ड दे हैड बीन टीचिंग मी, नॉट दे वर टीचिंग मी, ऐसा क्यों? बताइए। No, sir. Actually, my option is they were teaching me. अच्छा, कंफ्यूजन था। I ऑप्शन thought ठीक। it's option A. That's why I choose option A. ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दे हैड बीन टीचिंग मी, आपका ऑप्शन क्या था विष्णु जी? देवर। Yes, sir. They had been teaching me. दे But हैड। अभी लगता है कि गलत बोल रहे थे according to because there is no past action will become no sir. Another past action not past. यहाँ पर देवर I'm टीचिंग। thinking यस, देवर टीचिंग मी करेक्ट है हमारा। ठीक है, देवर टीचिंग मी, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, वे मुझे पढ़ाते रहे थे, इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। वे मुझे पढ़ाते रहे थे, वे मुझे पढ़ाते रहे थे, वे मुझे पढ़ाते रहे थे। बताइए। पढ़ाते रहे थे, यूज टू टीच मी आ गया। वे मुझे पढ़ाया करते थे और वे मुझे पढ़ाते रहे थे, दोनों में डिफरेंस है सुरजीत जी। वे मुझे पढ़ाया करते थे और वे मुझे पढ़ाते रहे थे, दोनों में डिफरेंस है। दे हैड बिन टीचिंग मी, दे हैड बिन टीचिंग मी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वे मुझे पढ़ाते रहे थे, दे हैड बिन टीचिंग मी। वे मुझे पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग मी, और वे मुझे पढ़ाते रहे थे, दे हैड बीन टीचिंग मी। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे पता करेंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। डिफरेंस ऐसे पता करेंगे कि एक सेंटेंस चिल्ला कर कह रहा है कि जनरल वे में वर्क हो रहा था, एक सेंटेंस कह रहा है नहीं, ये लंबे समय से हो रहा था। वे पढ़ाते रहे थे, पढ़ाते और कंटिन्यूअस में भी है, तो लंबा समय हो गया। चलिए, मिक्स चल रहा है प्रैक्टिस, तो अपने दिमाग को कॉन्शियस रखिएगा। क्या तुम उसे पढ़ाते हो? क्या तुम उसे पढ़ाते हो? ऑप्शन देता हूँ, हैड यू टॉट हिम, डू यू टीच हिम, या फिर यू वर टीचिंग हिम। हैड यू टॉट हिम, डू यू टीच हिम, या यू वर टीचिंग हिम। क्या तुम उसे पढ़ाते हो? हैड यू टॉट हिम, डू यू टीच हिम, यू वर टीचिंग हिम। डिड तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है, मोनाली जी। डिड यू टीच हिम मैंने तो ऑप्शन में नहीं दिया। क्या तुम उसे पढ़ाते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल वे में पूछा जा रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात है, पढ़ाते हो, है ना? पढ़ाते हो, तो डू यू टीच हिम, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? डू यू टीच हिम। आगे बताइए, क्या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो? शॉर्ट फॉर्म में बताइएगा, क्या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो? क्या तुम उसे नहीं पढ़ाते हो? डोंट यू टीच हिम। ठीक है,
डोंट यू टीच हिम। करेक्ट। बढ़िया। डोंट यू टीच हिम। अच्छा, बताइए। वह जा रहा है। इंग्लिश क्या होगी? वह जा रहा है, जल्दी से। वह जा रहा है। करेक्ट। वह जाता रहा है, इसकी इंग्लिश बताइए। वह जाता रहा है। वह जाता रहा है। जाता रहा, याद रखें कंटिन्यूअस तो है ही। तो आप किसी और कैटेगरी में मत चले जाइएगा। ये कंटिन्यूअस का है, पर कौन सा कंटिन्यूअस है पता करना है। वह जाता रहा है, तो आप यहां पर कर पाएंगे ही हैज बीन गोइंग। ठीक है। सर, वन डाउट सर। बताइए। We use has for singular and have for plural ना? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज। ठीक है। And have हैव बाकी सबके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के, ही शी इट, और सिंगुलर नाम को छोड़ करके। ठीक है। ओके। तो ही हैज बीन गोइंग, वह जाता रहा है। अच्छा, बताइए। वह गया है या वह जा चुका है? वह गया है या वह जा चुका है? ही हैज गॉन। करेक्ट। अच्छा, विष्णु जी ने क्या है? वह गया है, ही वेंट। वह गया अगर केवल होता तो ही वेंट करते हैं, ठीक है। वह गया। ठीक है। या वह गया था तो ही वेंट। आगे बढ़ते हैं। हालांकि लैंग्वेज में वह गया है, अगर इस वे में कह रहे हैं वह गया, तो ही वेंट सही चल जाएगा। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत है। तो ही हैज गॉन। आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुमने उसे देखा था? एक इवेंट की बात हो रही है, पास्ट में, बस एक इवेंट, एक घटना हुई थी पास्ट में, बिल्कुल सही है। क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुमने उसे देखा था? मोनाली जी, सुरजीत जी एंड सावन जी। विष्णु जी, आप जो कर रहे हैं हैड यू सीन हिम, इसका मतलब होगा क्या तुमने उस क्या तुम उसे देख चुके थे, है ना? या क्या तुमने उसे देखा हुआ था? ऐसा कुछ पास्ट और पास्ट की बात होगी तब। सिंपल सी बात है, क्या तुमने उसे देखा था? हैड यू सीन हिम। हाँ, अगर मैं ये बोलता, क्या तुमने मेरे जाने से पहले उसे देखा हुआ था, या क्या तुमने आ, उस दिन से पहले उसे देखा हुआ था, है ना? या तुम के क्या उस दिन से पहले उसे देख चुके थे, तब वहां ज्यादा हो सकता था। हैड यू सीन हिम बिफोर दैट डे। ठीक है। आगे बताइए। वह तुम्हारे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आ रही थी? वह तुम्हारे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आ रही थी? दो ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल हैं, पर आप इसमें से एक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट दे रखे हैं ना। एक मन में आ सकता है कि पास्ट कंटिन्यूअस वाला, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। आप किसके साथ जाना चाहेंगे, जल्दी से लिखिए। तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं आ रही थी? तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं आ रही थी? दो एक्शन है यहाँ पर। मैंने आपको बता भी दिए थे ऑप्शंस दो। एक पास्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर भी आप सिंपल पास्ट के साथ गई हैं मोनाली जी। सिंपल पास्ट में डेड लगता है। मैं तो आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा था। हैड बीन और वॉज वर, इन दोनों में से पिक कर लीजिए एक। मैंने तो ये दो ऑप्शन दिए थे, आप तो थर्ड पे चले गए। तुम्हारे आने से पहले वह क्यों आ रही थी, यही था ना? वाई हैड। अच्छा, नहीं आ रही थी।
तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं आ रही थी? तो वाई हैड ही नहीं होगा, शी होगा। वाई हैड शी नॉट बीन कमिंग बिफोर यू केम। बाकी, बाकी लोग। देखिए यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था दूसरे इवेंट से पहले, है ना, और लगातार हो रहा था, तो वह क्यों नहीं आ रही थी। एक तरह से इसको आप ले सकते हैं। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे इसलिए क्योंकि लैंग्वेज में दोनों तरह से बात कर ली जाती है। एक में ये दिखाया था कि लंबे समय से, मतलब जब तक, जैसे दो कॉन्टेक्स्ट में बन सकते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट ही बन सकता है कि कोई कहीं पर मतलब वो जैसे यहाँ पे है ना, आ रही थी, तो वो आती रही होगी वहां पर जब तुम आ गए, तुम्हारे आने से पहले, एक मिनट की नहीं आ रही थी, हाँ, तो वो नहीं आती रही होगी। पर जब से तुम आए हो तब से वो आने लगी है, लगातार आ रही है, मतलब पास्ट में लगातार आ रही थी। तो इस सेंस के हिसाब से वाई हैड शी नॉट बीन कमिंग बिफोर यू केम। जैसे किसी से बोलते हैं ना कि भाई जब से तुम यहाँ रहने लगे हो तब से वो आ रही है, लगातार तब से वो आ रही थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है और वो कहीं पे रह रहे थे, तो उसने कहा कि एक बहस हो गई इसी मतलब मुद्दे पे कि ऐसे ऐसे जब पता, ये जब वहां रहने लगे थे तब वो आया करती थी। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरी वजह से नहीं आती थी। देखिए अच्छा ये बताओ फिर, वो तुम्हारे आने से पहले क्यों नहीं आ रही थी, है ना। तो उस वाले सेंस में वाई हैड शी नॉट बीन कमिंग बिफोर यू केम, वहां पर आए थे तो। और दूसरा ये हो सकता है कि जनरल वे में कहीं पर थे, तो आप उसको बोल देंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन इनिशियल रहेगा कि आप हैड बीन के साथ जाएं, क्योंकि जनरली जब टू आपके ऑप्शंस होते हैं तो आपका हैड बीन वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चला जाता है ये। और जो सेकंड ऑप्शन था जिसको मैंने आपको ऑप्शन दिया था वो, वाई वॉज शी नॉट कमिंग बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वह क्यों नहीं आ रही थी। जैसे कोई, अब इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे जाना था, तो मैंने बुलाया था दो लोगों को और फिर वो आ गया, तो तभी उससे पहले वो नहीं नहीं आ रही थी, और जब वो आ गया तब वो आ गई। तो ऐसे हम कहते हैं वाई वॉज शी नॉट कमिंग बिफोर यू केम। तो ये जनरल वाले टर्म में चला गया। तो दो कॉन्टेक्स्ट देखे हमने। आई होप थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा हो। मैं फिर से देख लेता हूँ। एक तो मैंने कहा कि हम रूम में रह रहे थे और उसके बाद हमने कहा कि वो लंबे समय वाली बात हो रही है कि वो नहीं आ रही थी लगातार। और दूसरा कि हम कहीं पर, हमारी प्लानिंग थी मिलने की, तो वो तभी आई जब वो लड़का आया, है ना। तो मैंने उससे पूछा जनरल में, व्हाई वाजंट शी कमिंग बिफोर यू केम, वो आ क्यों नहीं रही थी तुम्हारे आने से पहले। मतलब ये एक जनरल टर्म में बात हो रही है, लगातार वाली बात नहीं हो रही है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। कितने लोग समझ पाए हैं? एक में कोई व्यक्ति लगातार आ रहा था और एक में कोई व्यक्ति जनरल टर्म में एक दिन की बात थी कि वो नहीं आ रही थी। 50%। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। देखिए, जब कभी हम बात करते हैं, लंबे समय से कोई काम चल रहा होता है, तो उसमें हम हैड बीन लगाते हैं, और जब कभी हम बात करते हैं जनरल वे में काम चल रहा होता है, तो उसमें हम वॉज वर्ड लगाते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज है इसलिए हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जब आप ग्रामर देखते हैं तो ऑलरेडी जब टू इवेंट दे रखे हैं तो हैड बीन के साथ जाइए, वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। बट लैंग्वेज है तो हम उसमें हर एक प्रोबेबिलिटी देखेंगे। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने किस दो लोगों को बुलाया था, उसमें से एक मेल था एक फीमेल था। तो दोनों को एक टाइम पे बुलाया गया था, अब लेट हुए दोनों लोग। तो फीमेल ने कॉल किया था कि हम आ जाएंगे जल्दी टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद हमें पता चला कि वो बोल रही टाइम पे। फिर उसने पूछा कि वो आ गए क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा, जब वो आ जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा उससे जब वो आ गया कि वो ये बताओ तुम्हारे आने से पहले क्यों नहीं आ रही थी। तो ये क्या है, ये जनरल टर्म में है ना, एक ही बार की तो बात हो रही है, एक ही इवेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर वाई वॉज शी नॉट कमिंग बिफोर यू केम, ये जनरल टर्म में हमने पूछ लिया, लैंग्वेज के हिसाब से 100% करेक्ट हो गया हमारा। बट अब मान लीजिए दो लोग रह रहे थे एक जगह पे, ठीक है, या एक व्यक्ति रह रहा था और एक वो जो फीमेल थी वो भी वहीं पास में रह रही थी, फ्रेंड थे तीनों लोग। तो उन्होंने कहा कि पहले हमसे बुलाते थे तो वो आती नहीं थी, अब तुम मेरे साथ रहने लगे हो, जब यहाँ पे स्टे करने लगे हो तो वो आने लगी है। तो वहां पर अब वो लगातार आ रही थी, तो वाई हैड शी नॉट बीन कमिंग बिफोर यू केम या बिफोर यू स्टेड विद मी। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा आप क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? चलिए, नहीं हुआ तो इसको आप लीव कीजिए यहाँ पर। बस ये समझिए, जब कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है पास्ट में,
तब हम हैड बीन लगाते हैं, और जब काम जनरल वे में चल चल रहा होता है तो हम वॉज वर्ड लगाते हैं और आईएनजी फॉर्म। कितने लोगों को क्लियर हुआ था ये दो कॉन्टेक्स्ट? एक में एक व्यक्ति लंबे समय से रह रहा था, और कोई व्यक्ति लगातार आ रहा था उसके एक व्यक्ति के आने के बाद। और दूसरे में एक इवेंट है, सड़क पर मिलना था कहीं पे या पार्क वगैरह में कहीं पे, और वो जब एक व्यक्ति आ रहा है तब तभी दूसरा व्यक्ति आ रहा है। सुरजीत जी को समझ में आया, मोनाली जी को आया है, विष्णु जी को 70% हुआ है। चलिए कोई नहीं। देखिए इसलिए हम थोड़ा सा होता है ना कि लैंग्वेज जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ होती है। और लैंग्वेज में हम ये नहीं देखते कि ग्रामर का क्या कहाँ पर कितना रूल है। ग्रामर का रूल ऑफ कोर्स होता है, बट कॉन्टेक्स्ट देखकर वहाँ बात होती है। ठीक है। तो इसलिए हमने ये बताने की कोशिश की है। तो ये दोनों में बन सकता था, बट अगर हाँ एकेडमिकली अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता मुझसे तो मैं हैड बीन के साथ जाता और दोनों ऑप्शन दिए होते तो। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। क्या तुम सुबह से खेल रहे थे? क्या तुम सुबह से खेल रहे थे? क्या तुम सुबह से खेल रहे थे? डिड यू कर दिया है। डिड कैसे कर दिया है? सुबह से खेल रहे थे, टाइम भी दे रखा है सुबह से, समय दे रखा है होता है, और रहा रही होता है। तो वो किस में जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में। और था हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चला गया ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। और एक बात बताइए आप मुझे, जब भी रहा रही आता है तो आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आईएनजी फॉर्म को हम छोड़ नहीं सकते? मोनालिज एंड विष्णु जी, जब भी रहा रही आप देखें किसी भी सेंटेंस में तो याद रखें आईएनजी फॉर्म को हम छोड़ नहीं सकते। और जब आईएनजी आएगा तो आपके पास भी ऑप्शन खुल जाएंगे, कंटिन्यूस के अलावा कुछ और नहीं है, तो कुछ एलिमिनेट वाले ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि आप डिड नहीं लगा सकते, डू नहीं लगा सकते, हैव नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते। हाँ, आप इज एम आर लगा सकते हैं, वॉज वर्ड लगा सकते हैं, हैज बीन हैव बीन लगा सकते हैं, और हैड बीन लगा सकते हैं। अब देख लीजिए पास्ट का है तो हैड बीन या वॉज वर्ड, दो ही तो बचे। ठीक है। तो हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? बताइए, वह 2 बजे से गाना क्यों नहीं गा रहा था? वह 2 बजे से गाना क्यों नहीं गा रहा था? देखिए रहा रही आ गया है, कंटिन्यूस 100% है, आईएनजी फॉर्म को मत छोड़िएगा बस। अब बाकी देख लीजिए आप, जनरल कंटिन्यूस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। वह 2 बजे से गाना क्यों नहीं गा रहा था? Why had he not been singing a song since 2 o'clock? सुरजीत जी, विष्णु जी, why had you? आई होप आपने सुनने में गलती कर दी है, क्योंकि ही और यू में तो डिफरेंस पता ही होगा इतना कम से कम। वह बोला है हमने, तुम नहीं बोला है। वह 2 बजे से गाना क्यों नहीं गा रहा था? बस दो आंसर, बाकी लोग कंफ्यूज हैं क्या? वाई ही हैडंट सिंगिंग गलत है पल्लवी जी, बीन तो लगाया ही नहीं आपने, और हैडंट आगे आएगा। वाई हैडंट ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 आवर्स नहीं होगा। 2 बजे, 2 घंटे नहीं, बजे। ओ, ओ, ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock। वाई हैडंट शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। सही है सावन जी। ठीक है। देखिए अभी हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, हमने प्रेजेंट कैटेगरी पार कर लिया है, पास्ट कैटेगरी ये लास्ट था, ये पार कर लिया है। और अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है, और डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि जब हम क्लासेस
पार करते हैं, एक कैटेगरी पार करते हैं तो दूसरी कैटेगरी का दरवाजा आसानी से खुलता है ना। जैसे आपने अभी सिंपल प्रेजेंट सीखा, तो सिंपल पास्ट आराम से सीख लेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में एस और एस वाला कॉन्सेप्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ होता है। और सिंपल पास्ट में सबके साथ सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक तो या तो सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आता है, या तो वर्ब के साथ एस और एस आता है, जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और सिंपल पास्ट में डिड हो जाता है उसका। ये कॉन्सेप्ट एकदम से एक तरह से आप देखें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि हम समझ में ना आए। सिंपल सी बात है, एक में फर्स्ट फॉर्म लग रहा है और दूसरे में सेकंड फॉर्म लग रहा है। और एक कंडीशन और लगी हुई है एक में कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो मतलब डू का डज हो जाएगा। ऐसे ही आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर लग रहा है प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो पास्ट में वॉज पर प्लस आईएनजी फॉर्म आ रहा है, बी का ही फॉर्म है वो। तो एक कैटेगरी समझते हैं तो दूसरी कैटेगरी आसान होती है समझना। लेकिन अगर आपको पहली कैटेगरी समझ में नहीं आई है तो दूसरी कैटेगरी ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगेगी। ऐसे ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, तो जिसमें आपने हैज हैव का यूज किया था। वही वही चीज, हैव बेसिकली रूट हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं, कहने को, लैंग्वेज में समझने को। ग्रामेटिकली किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हैव जो आपका है, वो रूट हेल्पिंग वर्ब है, और उसी का वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अभी बताया था मैंने। मोनालिसा से पूछना चाहूंगा, मोनालिसा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी वाली या फिर एस और एस वाली? ऑप्शन दे दिया मैंने। एस और यस। ग्रेट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस वाली होती है। तो आपने हैव का हैज कर देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम जानते हैं कि हमने जैसे डू और डज का डिड किया था, वैसे ही हैज और हैव का क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं तो बताइए मोनाली जी, हैज और हैव का क्या करेंगे? हैड। हाँ, हैड। करेक्ट। हैड। हैड सेकेंड फॉर्म है। हैड सेकेंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो जैसे हम प्रेजेंट का पास्ट में सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब को बेसिकली बांट रहे हैं सेकेंड फॉर्म में, तो वैसे यहाँ पे भी हो गया। ठीक है। जैसे बी फॉर्म होता है तो वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, चलो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इज एम आर आ रहा है तो इज एम आर वो फोर्थ फॉर्म में ही आ रहा है, क्योंकि उसमें बी तो लगा नहीं सकते। लेकिन पास्ट में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सुरजीत जी आप बताइए, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बी का सेकंड फॉर्म सर। हम्म। नहीं पता। बी का ऑप्शन दे रहा हूँ, इज एम आर, वॉज हाँ, वर, बीन। EJMR। इज एम आर सेकंड फॉर्म है। आप बताइए पल्लवी जी, इज एम आर, बीन या वॉज वर? तीन तीन ही मैंने दिए हैं। पल्लवी जी। वॉज वर। देखिए सेकंड फॉर्म हम जब, ये भी ऐसे याद रखिए, सेकंड फॉर्म हम जब भी यूज करते हैं तो पास्ट में ही करते हैं। तो पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? कभी इजएमआर देखा है पास्ट में? सेकंड फॉर्म स्पेशली नहीं मेड सर। फॉर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर पास्ट। तो वो एक्सक्लूसिवली मेड फॉर पास्ट है। ठीक है। तो वॉज पर जाएगा। सर सजेस्ट मी व्हाट इज द राइट एज फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू मी सर। रिटायरमेंट की एज, मराठी से रिटायरमेंट की एज बताइए आप अपनी। ओके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट में फॉलो करते हैं ना, उसी का पास्ट फॉर्म कर दिया आपने पास्ट में, और कुछ नहीं हुआ है। तो इज एम आर का वॉजबर हो गया है, हैज हैव का हैड हो गया है, हैज बीन का हैड बीन हो गया है। आप देखेंगे ना तो को रिलेशन पाएंगे। अभी तो हम तो टू कैटेगरी हमने किया है। ठीक है। फ्यूचर में भी वही को रिलेशन है, केवल शैल और विल आ रहा है और कुछ नहीं। मैंने रिसर्च करने को बोला था, केवल एक लोगों ने रिसर्च किया उस पर। और पता नहीं, सावन जी हम पूछना चाहेंगे इनसे। सावन जी आप बताइए, व्हाट हैव यू नोटिस्ड अबाउट शैल एंड विल? या रिसर्च करके बस स्क्रीनशॉट डाल दिया है? बताइए, व्हाट इज द हिस्ट्री? स्क्रीनशॉट डाला है कि बस? क्या, लेट मी नो। वैसे मैं पढ़ा बट पूरा पढ़ने के बाद पूरा चलिए आप बताइए जितना आपको याद है। कंफ्यूज हो गया सब। बताइए क्या 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 कंफ्यूज है। हम्म। विलियो था पहले डिजायर के लिए यूज करते हैं।
विल डिजायर, हाँ बिल्कुल सही है, सॉरी सही सर, है। अभी कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वो पूरा पूरा हिस्ट्री है ना सर। बहुत कुछ मोटी मोटी बातें याद रखी है ना। मैंने ऑलरेडी कुछ आइडिया तो दे ही दिया था जब पढ़ाया था, तब उसी समय दे दिया था। ऑलमोस्ट पूरा ही दे दिया था, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करना था, न्यूएंसेस में जाना था, गहराई में जाना था, और कुछ नहीं। तो भी याद नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिए अपने नोट्स, ठीक है, जो आपने भेजा था। तो हम समझे थे कि आप लोग किया कीजिए, इसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लैंग्वेज प्लीज। कैसे वर्क करता है। शैल और विल, एक्चुअली में ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं हुआ करते थे पहले। विल, जैसे मैंने कहा था ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब आए कहाँ से हैं। हम जब पढ़ते हैं ना एकेडमिकली, तो बहुत ज्यादा तमाशा होता है कि ये नियम के रूप में याद कर लो कि ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मैं कह रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये होता है, रट लो। पर मैं और उससे थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूँ। अब मुझे पता है जब हम गहराई में जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होती है, बट आप एक बार अगर समझने लगे ना, तो कॉम्प्लिकेशन फिर होने के बजाय आसान होने लगेगा। तो विल जो है वो एक्चुअली में मेन वर्ब ही था, उसी से निकला है विल। मतलब विल मतलब डिजायर करना, है ना, कोई इच्छा रखना, जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो विल आपके अपने आप में वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी है। ठीक है, आई एम विलिंग टू गो टू लखनऊ। तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब से ही निकला है। ऐसे शैल जो था वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता था। अब वो मॉडल में ने बताया था ना, शैल और विल मॉडल में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। शैल जो है ऑब्लिगेशन के लिए आता है, या फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है कि द कोर्ट शैल प्रोसीड ऑन दिस डेट, है ना, या फिर दिस शैल बी बैंड ऑन दिस, है ना। तो ये सब चीजें, शैल का यूज लीगल चीजों के लिए भी होता था पहले बीच में। तो इनमें डेट्स वगैरह मुझे याद नहीं है। वही 1800 के समथिंग ये ब्रिटिश जब आए थे, तब उस समय ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लीगल में यूज होना। ठीक है, फिर वो उसी टाइम में ये क्या था कि पॉपुलराइज हो रहा था विल फॉर द जनरल यूज ऑफ फ्यूचर ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। और जो शेल था वो हट रहा था वहां से, वो केवल फॉर्मल यूज के लिए रह गया था। फॉर्मल यूज मतलब कोई चीज फॉर्मली, जैसे कानूनी तौर पर, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, औपचारिक भाषा। ठीक है, फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, औपचारिकता। तो ये चीज रहती है। आप जब इंग्लिश को थोड़ा लैंग्वेज ग्रुप में देखेंगे ना, तो थोड़ा सा आप और गहराई में समझने लगेंगे। और ये यकीन मानिए, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इस पे जाके खाली रिसर्च ही करनी है, आप थोड़ा सा बैठ के भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे ये लैंग्वेज में हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे कि ये शैल और विल कहाँ से आया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट में दरअसल में वही हेल्पिंग वर्ब है। डू का डज प्रेजेंट में हो रहा है, तो वहाँ डिड हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अभी बुक्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे ऐसे कि वो वहाँ पर आपको लिखा हो कि डू का डिड हो रहा है, ऐसे पढ़ाया नहीं जाता कहीं पे। ठीक है। तो और इस तरह से आप ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि दरअसल में लैंग्वेज कुछ गजब चीज़ है। हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, और जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो रूल्स ही रहते हैं हमारे लिए, बहुत बोरिंग रहता है फिर। तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आप यूट्यूब पे कोशिश कीजिए, कहीं पे कोशिश कीजिए कि आपको कोई ऐसा वीडियो अगर मिल रहा है तो मुझे भेजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा टीचिंग मैंने देखा नहीं कि कोई इस तरह से पढ़ा रहा हो कि डू ऐसे चल रहा है तो उसको कहा कि नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको चलो रूट वर्ड बोल देते हैं, रूट हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। और पढ़ा भी रहे होंगे तो रेयरली होंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं अभी तक। तो ये जो मेथड आप अपनाते हैं ना, कि इसमें भी कुछ इसका रूट या बेस है क्या, बिल्कुल है। तो डू का डज, इसमें रूट हेल्पिंग वर्ब है डू, डू को पकड़ लिया। और डू भी कहाँ से आया, मेन वर्ब से ही आया है। डू मतलब करना, है ना। हैव भी कहाँ से आया, मेन वर्ब से आया है, यानी डू हैव मतलब रखना, होना, पास होना। विल कहाँ से आया, मेन वर्ब से आया, मतलब इच्छा रखना। शैल कहाँ से आया, मेन वर्ब से आया, मतलब कोई नियम का पालन करना, शैल। ये सारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें आप बोलते हैं, वो सब मेन वर्ब से निकले हैं। और मॉडल एक अलग केस है ना। तो वो कैन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे अच्छे से। तो मॉडल को छोड़ के जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं आपके, वो सारे मेन वर्ब से निकले हैं। तो इस तरह से जब आप अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जब बैठ के थोड़ा उनको एनालाइज करते हैं कि अच्छा यहाँ पर हैज, हैव है, मतलब हैव का हैज होता है। अच्छा, हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज लगा है। अच्छा, हैव का सेकंड फॉर्म, जैसे डू का डिड बना था वैसे ही हैव का हैड बन गया है पास्ट में। अच्छा, फिर आपने ऐसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, अच्छा समझ गया, डू ही एक्चुअली में रूट हेल्पिंग वर्ब है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप मालूम कैसे याद करेंगे, आपको ऐसे कौन समझ में आ जाएगा कि सिंपल पास्ट के लिए डू बिल्कुल सही है,
सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए डू, और सिंपल पास्ट के लिए डिड, एंड फ्यूचर के लिए शैल और विल को छोड़ नहीं सकते, यानी शैल डू या विल डू, और मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल डू। ऐसे ही आप देखेंगे, अच्छा इसमें एक और है, एक वेरिएंट और है, वो रह गया है, जहां पर अगर हम बी फॉर्म यानी होने की अवस्था की बात करें, तो इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में शैल बी या विल बी। ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी यूज हो सकता है जब आपका कोई मेन वर्ब नहीं आएगा। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, होने की अवस्था। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर या आई विल बी अ डॉक्टर। इंटरेस्टिंग चीज, मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का यूज करते हैं, शैल का नहीं। आई विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, तो ऐसा आपने ऑब्जर्व किया। अब आपने कहा कि अच्छा कंटिन्यूस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अच्छा इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी यहाँ पर बी फॉर्म के साथ आ रहा है। इज एम आर क्या है, बी फॉर्म ही है ना, तो इज एम आर उसके साथ आईएनजी लग रहा है। तो मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि आईएनजी हमेशा अगर मेन वर्ब में आ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो हमेशा बी फॉर्म के साथ ही लगेगा। अगर मेन वर्ब वाला आईएनजी है तो, मतलब मेन वर्ब वाला वर्ब है तो उससे पहले आईएनजी से पहले आपका बी फॉर्म यानी इजेमआर होगा, या तो वॉजबर होगा, या तो बीन होगा, ठीक है। इजेमआर, वॉजबर या बीन होगा, ये तीन हमने देख लिए यहाँ पर, है ना। और बी भी हो सकता है, बी फ्यूचर में होगा, अभी बी वाला पढ़ा नहीं हमने तो शायद। तो बी हो गया, इजेमआर हो गया, वॉजबर हो गया, बीन हो गया, ये चारों फॉर्म हमने देख लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इजेमआर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉजबर, उसके साथ हम वर्ब फोर्थ लगा रहे हैं आगे आईएनजी फॉर्म वाला, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी, है ना। तो ये सारी चीजें हम ऐसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ऑब्जर्व किया है तो मेरी तरफ से मुझे समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जिस दिन आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, उस दिन आपको खुद समझ में आने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कॉन्सेप्ट मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कहीं से क्लास नहीं ली है, इसकी पर्टिकुलरली नहीं ली है। ये मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है और आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरी मदद की है इस तरह से देखने में, इस एंगल से देखने में, ठीक है। और हैव जो है, वहां पर हमने कहा कि हैव का ये कौन सा फॉर्म है, हैज कौन सा फॉर्म है हैव का, बता सकता है कोई, एस और एस वाला फॉर्म कौन सा होता है, हैज कौन सा फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म है। यस, ग्रेट, फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो आपने कहा कि अच्छा परफेक्ट में हैव ही चल रहा है, तो रूट हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पता किया, रूट हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, रूट हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, उसका हैज बन गया। अच्छा अब मुझे याद आया, अच्छा डू का डज बना था, वैसे ही हैव का हैज बन रहा है। मतलब प्रेजेंट ऑलवेज गोज विद एस और एस फॉर्म along विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपने देखा कि अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा चल रहा है ये वाला केस, एस वाला केस चल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और खुलेगी कि ही के साथ डज आया, और सिंगुलर में जैसे ही शी इट, ये सब डज आ रहा है, और उसमें भी। और एक चीज और देखेंगे कि ये थोड़ा ट्रिकी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है बट ट्रिकी है, कि इज, क्या इज में एस शामिल नहीं है, इज में भी तो एस शामिल है, इज में भी एस शामिल है, तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट याद करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन इसके साथ इज लगाएंगे हम। तो आपने इस तरह से ऑब्जर्व किया तो मैंने सीखा, अच्छा यहाँ पर अब इज लगाएंगे, एस चल रहा है ना, डू का डज चल रहा है, तो इज एम आर में से इज पिक कर ले रहे हैं, और इसमें हैज में से हैज पिक कर ले रहे हैं, हैव बीन का हैज बीन कर ले रहे हैं, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ ये एस वाला सारा सिस्टम आ जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं जिस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक डीप एनालिसिस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, यस और नो लिखिए, कितने लोगों को आ रहा है समझ में। आर यू गेटिंग इट? यस इट इज हेल्पफुल, यस सर, बस दो लोगों को समझ में आया है। गुड ऑब्जर्वेशन सर, ट्राइंग टू इमेजिन। अच्छा, आप लोग बताइए जल्दी से, क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो मजा आता है पढ़ने में, फिर मतलब कॉन्सेप्ट जल्दी भूलते नहीं, अगर भूलेंगे भी तब भी निकाल लेंगे हम, क्या ऐसे बैठ के ऑब्जर्व करने लगेंगे। इसको बोलेंगे अवलोकन, इंग्लिश का अवलोकन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश। कि हमें चलो रूल्स नहीं पता है, नियम नहीं पता है, बट मेरे पास वो पावर है कि मैं अपने अंदर झांकूंगा तो वो रूल्स खुद ही निकल आएंगे। रूल्स मुझसे कहेंगे कि देखो तुम रूल्स बना सकते हो, डोंट वरी अबाउट द पीपल अराउंड यू। तो इंग्लिश बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भीतर से आएगी। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि भीतर से इंग्लिश आएगी।
बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूरी है ना। अगर आप ये तो इन चीज, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं, बस मैं ये बोल इतना रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि इन चीजों को अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कभी मतलब बिल्कुल आप भूलने वाला नहीं है, अनशेकेबल प्रिपरेशन हो जाएगी, अनशेकेबल, मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सकता, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप कंफ्यूज ही इसलिए होते हैं क्योंकि आप बटे हुए हैं 100 चीजों में। आपको लगता है कि ये कब आना है, ये कब आना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अरे इजेमार कब लगाएंगे, डिड कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे, वॉच वर्ब कब लगाएंगे। इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो पता रहेगा, खुद ही अंदर से आंसर निकलेगा कि अच्छा ये यहाँ पे लगेगा। अब बोलिए विष्णु जी। तो सर आपकी बातें, मतलब सॉरी सर, मैं हिंदी में बोल रहा हाँ। हूँ। सर आपकी बातें सुन के वो झुन्नू लाल वाला कॉन्सेप्ट याद आता, मतलब जब भी मैंने ट्राई किया पर्सनली, कि मैंने 2 दिन कंटिन्यूस क्लास लेने की कोशिश देखी, तो उधर मतलब अपनी जो स्वार्थ रहता है ना, आलसपन, ये सब, इसको बहुत मारना पड़ता है, इसको बहुत लड़ना पड़ता है, तब जाके मैं आपके सामने बैठता हूँ। तो वैसे जैसे आपने बताया ये सब चीजें, तो मेरा अंदर का जो जुन्नू लाल है वो सब सोचता है कि इतना सब आप करोगे तो हमें फालतू टाइम कब दोगे। तो मुझे वो ऑब्जर्व हुआ कि आपने कितना मारा होगा जुन्नू लाल को, तो मेरे को कितना मारना पड़ रहा है। अभी आप बोलते हो ना 8 PM क्लासेस है, तो मैं 8:45 बोलता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने बहुत ज्यादा जुन्नू लाल को वो किया तंग, तब जाके आप इतना बता पा रहे हैं। तो वो स्टेज में थोड़ा डर लगता है अंदर, जुन्नू लाल। अपने पास ईमानदारी रखिए, बस सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। हम सब मक्कार लोग होते हैं, ये बस मेरी सीधी सी बात है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, हम सब लोग मक्कार लोग होते हैं, सच में होते हैं मक्कार, क्योंकि हमारी बॉडी कभी नहीं चाहती कि कंफर्ट जोन से बाहर जाए। मैं भी मक्कार हूँ, आप भी मक्कार हो, और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं मक्कार हूँ तभी अच्छा बन सकता हूँ, सीधी सी बात है। अभी आपका सेशन ले रहा हूँ मैं, एज अ ट्रेनर हूँ, आपकी उम्र का हूँ, हम उम्र का हूँ, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आप में से ही कोई किसी की स्किल्स हो, जैसे मान लीजिए जैसे पहले एक सुनीता जी थी, वो हेल्थ कोच थी, मान लीजिए मैं उनकी क्लास ले रहा हूँ, तो वो मेरी मक्कारी देख पाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप उस साइड हो ना, जब आप इस साइड होगे, तो आप कुछ किसी को ट्रेनिंग दे रहे होगे या कुछ बता रहे हो, गाइड कर रहे होगे, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप उनको कैसे गाइड कर लोगे जब आप खुद ही उस तरह से हो। तो वो चीज़ होती है, मक्कार हम सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हम खुद को एक रीज़न दें, बड़ा रीज़न दें, तो अपने आप होने लगती हैं चीज़ें। बड़ा रीजन ये हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, दूसरों को सिखाने लगी, एक ये भी रीजन हो जाता है। फ्री में बांटिए, ओके। जब तक नहीं सीख रहे हैं तब तक, और क्या है। ये तरीका काम करता है, आप लोग ट्राई कीजिए, फ्री में कर सकते हैं ये, मतलब बात कीजिए लोगों से, मैंने किया है, मतलब मैं इंग्लिश जब सीख रहा था तब इंटरनेशनली ग्रुप बना लिए, फेसबुक पर एड्स मतलब ऐसे करके डाल दिया कि मैंने ग्रुप बनाया है, एवरीवन आई वांट टू प्रैक्टिस, माय लेवल इज दिस एंड दैट। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, सीरियस लोग हैं, जो अनसीरियस हैं उनको रिमूव कीजिए। थोड़ा सा इनिशिएटिव खुद करना सीखिए, मतलब एकदम से बिल्कुल लेकर आइए अपने अंदर वो चीज़। तो जो आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, जो अभी आपने झुन्नू लाल वाला बोला, इस पे ही बोल रहा हूँ मैं, जब आप रिस्पॉन्स, झुन्नू लाल मतलब लेजी पर्सन एक तरह से कह सकते हैं, या फिर जो कंडीशनड है। तो जब हम अपने आप को उस तरह से रखते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, तो हमारे पास एनर्जी आने लगती है, जब हमारे पास सोशल कनेक्टिविटी होती है और लोग होते हैं कि अरे इतने लोगों के सामने मुझे बोलना है, तो फिर वहां पर आप कहते हैं भाई प्रिपरेशन कर ले, है ना। तो फिर उसके बाद आप जाते हैं, फिर अगले, यस, हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज विष्णु एंड सो टुडे वी आर gathered here to practice for English. So let's get to know each other first. So Varsa ji, please you introduce yourself. Monali ji, introduce yourself. सावन जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बस वहाँ सुनिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए उनको, एंड देन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। ईमानदारी रखिए, अगर आप बिल्कुल फ्री वाला है तो ईमानदारी रख ही सकते हैं। Look, I have been learning English since this date, yeah, for these months, and I want to practice with you. So we are here. So shall we discuss time when we can be available? आप वोटिंग वाला डाल लीजिए ग्रुप में, ऐसे आप लोगों को जोड़िए, बात कीजिए, क्योंकि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है सिखाना सिखाना। द बेस्ट वे इज टू लर्न टू इज टू टीच, है ना। द बेस्ट वे इज टू लर्न इज टू टीच। लर्निंग का सबसे बेहतरीन तरीका, है ना, लर्न टीचिंग होता है। आई होप ये चीज़ें